हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब ठीक ठाक? मस्ती हो गई? चलिए, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं अब तक जो है ऑप्टिक्स की सीरीज लेके आया था। ऑप्टिक्स की यूनिट स्टार्ट की थी मैंने। उसके अंदर हम एक लेक्चर जो है डिस्कस कर चुके थे। आज हम करेंगे दूसरा लेक्चर। ऑप्टिक्स का जो सेकंड लेक्चर है उसके अंदर डिस्कशन का हमारा टॉपिक होगा। इस लेक्चर की खास बात यह होगी कि इससे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था, जो कि आपसे कोई जनरल पूछ सकता है कि आप किस साइड से, साइंस साइड से, तो आपसे पूछ लिया। आज का डिस्कशन का जो टॉपिक होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और वो टॉपिक होगा क्रिटिकल एंगल, नॉर्मल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों टॉपिक की खास बात यह है कि इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और इनके ऊपर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एचबीएससी बोर्ड के सबसे पसंदीदा क्वेश्चन एग्जामिनर के होते हैं ये, जैसे कि क्रिटिकल एंगल। इसलिए बड़े ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखिए, एस्केप मत कीजिए। 5 या 10 मिनट में कोई फिजिक्स नहीं सिखा सकता, इसलिए आप जब स्कूल में जाते हो तो आपको 50-50 मिनट के 2 लेक्चर या फिर 1-1 आवर के 2 लेक्चर मिलते हैं, तो वहां पे भी तो टाइम लगता है। तो बच्चों, अगर आपको फिजिक्स सीखनी है, थोड़ा सा लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। और वही बात बताई थी, कोई भी चीज आप पढ़ो, उसको जाके उतने ही मिनट एक बार रिवाइज करो, आपके न्यूमेरिकल और उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इससे पहले मेरे चैनल MS पथेरिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी मजेदार और आसान फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। तो चलिए, टॉपिक है हमारा जो आज का, वो हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। बच्चों, ये टॉपिक हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, क्रिटिकल एंगल, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। यही पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो इसको मैं बताने के लिए, देखिए, मैं एक तो रट्टा बनवा दूं और आपको ऐसे ही बता दूं, पर मैं क्या करूंगा, पहले आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो, कहां से आई हैं ये चीजें, ताकि आपको लॉन्ग लाइफ याद रहे, न कि आप जो थोड़ा सा काम करो और फिर भूल जाओ। लॉन्ग लाइफ याद रहनी चाहिए। साथ साथ जो बच्चे एयरफोर्स वगैरह जहां फिजिक्स के मटेरियल आते हैं, वहां पे भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले इसका एक थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूं, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, मैंने ये पहले ही बात बताई थी कि ये जो मान लिया जाए, ये है H2O, वाटर है, और इसके ऊपर जो है एयर है, ये होगा। इस मीडियम को मैंने 2 मान लिया, इस मीडियम को मैंने फर्स्ट, यानी कि ये जो मीडियम नीचे वाटर का है, ये पूरा वाटर का मीडियम है, इसको मैं फर्स्ट मीडियम मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि गाइस ये डेंसर मीडियम का काम करेगा गाइस, और ये रेयर मीडियम का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस बात का आपको पता है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए डेंसर और वो रेयर। अब हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक नॉर्मल बना रहे हैं, क्योंकि हमारा काम होता है नॉर्मल बनाना, इसके बाद यही काम होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाई। मैंने पहले ही आपको डायग्राम बताए थे, मैं ऊपर से बनाता था, बट एक जो लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, उसमें नीचे से बना था, इस साइड से बना दिया और नीचे से बना दिया। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं बच्चों, आपको रट्टा नहीं मानना है, सिर्फ आपको जहां से इंसिडेंट लाइट करवाई, देखिए ये एरो का साइन अगर आपको यहां से ऐसे दिखे ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि इंसिडेंस है। ये कौन है? इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। क्योंकि रट्टा ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, क्वेश्चन में क्या करेगा वो, मैं यहां से सोल्व करवा रहा हूं, वो इस साइड से इंसिडेंट करा देगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कहता हूं आप सीखिए, रट्टा मत मारिए। अब आपको पता है कि ये सीधी तो जाएगी नहीं, तो कहां जाएगी, क्योंकि हम कहां से जा रहे हैं, डेंसर से रेयर में। आप प्रत्येक बात को थोड़ा सा ये डायग्राम बनाते हुए आपको समझना पड़ेगा कि हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, और आपको पता है जब डेंसर से रेयर जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करती है लाइट। जो ये लाइट जाएगी सीधी तो जाएगी नहीं, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी। ये बात मैंने पहले बताई थी। अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करती है, अगर डेंसर टू रेयर जाए तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करती है। जो बच्चा देख रहा है वो कंप्लीट वीडियो लेक्चर को पहले को देखे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, तो आपको इजीली समझ आएगा। तब आप रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, तो रिलेशन बनाने के लिए प्रत्येक वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखना पड़ेगा आपको। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर हम डेंसर से रेयर, ये है डेंसर मीडियम, इससे हम चले थे यहां से, और किस में जा रहे हैं, रेयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करती है। और जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है उस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये बात बता दी थी। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्शन के बाद मिली है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब मैं काम क्या करता हूं, देखिए ये आई है, मैं इस आई को इस तरफ और बढ़ाऊं तो वो और नीचे जाएगा, आपको दिख रहा है। जैसे जैसे मैं इस तरफ बढ़ रहा हूं वो नीचे जा रहा है, मैं बढ़ रहा हूं वो नीचे जा रहा है। तो मैं इसको बढ़ा के कैसी सिचुएशन के ऊपर लेके आ गया, देखिए
ये सिचुएशन हमारे पास आ गई, मैंने इसको और बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, यानी कि ये आई है, इसको मैंने किसके बराबर कर दिया, आई सी। सी का मतलब होता क्रिटिकल, ये लिख रखा है क्रिटिकल, और आई का मतलब एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल। अब नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी कि जो रे ऑफ लाइट है ये सीधी तो जाएगी नहीं, आपको पता है ये हमारा नॉर्मल है, और कभी रे ऑफ लाइट सीधी तो जाती नहीं, और सीधी नहीं जाएगी तो किस तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि डेंसर से रेयर चल रहे हैं, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब क्या होगा, इस नॉर्मल से अवे, तो इसके साथ ये ग्रेजिंग करती हुई निकल जाती है बच्चों, ऐसे। ये जो रे थी मैंने इसको बढ़ाया, ये नीचे जाएगी, इसको बढ़ाऊंगा ये नीचे गई, मैंने इसको बढ़ा दिया तो ये नीचे गई, इसके साथ, इस सरफेस के साथ, जो इस सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस है इसका, सरफेस, इस सरफेस के साथ क्या हुई, ग्रेजिंग करते हुए निकल गई, ये निकल गई। जब ग्रेजिंग करते हुए निकली तो यहाँ पे आर जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, आपको दिख रहा होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था तो वो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ जो नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे के साथ, अब इसके साथ, तो वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये सबसे पहले आपको बात बतानी थी, जो कि उसको क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करने से पहले। देखिए अब आपको इसको डिफाइन करना बड़ा ही इजी होगा, कैसे, क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल, क्या कहेंगे, व्हेनेवर एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम क्रिटिकल एंगल व्हेनेवर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज इक्वल टू 90 डिग्री। थोड़ा कम समझ में आया होगा। क्या कहता है कि जो एंगल, क्रिटिकल एंगल कौन सा होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसमें, डेंसर, देखिए ये है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री के बराबर है। मतलब जब इस रेयर मीडियम में R की वैल्यू 90 हो जाएगी तो ये I किसके बराबर हो जाएगा, IC। ये बोलना चाहता हूं मैं, क्या बोलना चाहता हूं, जब R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी किस मीडियम में, रेयर में, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। समझ आई बात। इसी को लिखते हैं, तो लिखिए, इसके मैं डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको इजीली पता चल जाए। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन किसमें, डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम, हम ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, फॉर विच जिसके लिए क्या होगा, क्रिटिकल एंगल इज डिफाइन एज, आप लिख सकते हो इज डिफाइन एज, ये सब बातें आप लिख सकते हो, डिफाइन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, क्योंकि नीचे वाला डेंसर उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन in rare medium become 90 degree is called critical angle। क्या बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो फॉर विच जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसके लिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है रेयर मीडियम वो किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, सीधा बोलोगे कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज इक्वल टू 90 डिग्री। नीचे वाला डेंसर है, ऊपर वाला रेयर मीडियम है। तो ये बात थी, इसको आप उतार लीजिए, साथ साथ जो कॉपी पेन लेके साथ बैठना और उसके साथ उतारते रहना। अब मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा हमें इसमें आगे बढ़ना है। तो देखिए आगे क्या होगा। अब वही बात है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे हम। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, किस मीडियम में जा रहे हैं हम, टू मीडियम में, और किससे गए, फर्स्ट से। देखिए ये फर्स्ट मीडियम था, इससे चल के किस में गए, टू में, तो म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। अब मैं क्या करूंगा, इसको म्यू टू बाय में म्यू वन लिख के छोड़ दो। हमारा सेकंड स्टेप यही होता है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तीसरे में साइन बाय साइन लिख के छोड़ दो, ये छोड़ दिया। थर्ड स्टेप यही होता। अब करते हैं एंगल की क्रॉस मल्टीप्लाई। जो सेकंड के अंदर एंगल नीचे, सेकंड के अंदर एंगल है आर, उसको कर दिया नीचे। फर्स्ट के अंदर एंगल है वो ऊपर। अब फर्स्ट के अंदर एंगल आई इज इक्वल टू आई सी के बराबर, देख लो आई है, फर्स्ट के अंदर एंगल कौन है, आई। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि जो म्यू टू है वो किसके बराबर होगा, वन गाइस। क्यों, क्योंकि म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वन। और जो म्यू वन है वो किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर। क्यों, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, म्यू होता, हमें नहीं पता कितना होता है, इसलिए हमने क्या मान लिया, म्यू मान लिया। अब इन दोनों बातों को मैं यहां पे करता हूं, म्यू टू की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, वन, और म्यू वन की वैल्यू कितनी पुट करूं, म्यू इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई बाय में साइन आर के बराबर हो जाएगा। अब मुझे अगर म्यू निकालना तो मैं ऊपर लेके जाऊं, ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा। देखिए म्यू
इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, साइन आर बाय में साइन आई। ये बात आ गई, ये बात जनरल आई है जो हमने स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल करके की है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इन्होंने बताया था क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल क्या कहता है, जब आई की वैल्यू आई सी, कब, जब आर 90 डिग्री हो। अगर क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है तो यहां पे पैरामीटर क्या होंगे, आर किसके बराबर होना चाहिए 90, तब जो आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई सी। अब ये भी बताया फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज इक्वल टू में 90 डिग्री। मतलब जब रेयर मीडियम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा तब आई किसके बराबर होगा, आई सी। तो दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। देखिए कीजिए पुट, क्या होगा, मैं इसको यहां से थोड़ा साफ कर लेता हूं ताकि ये बात यहां पे लिख दो। देखिए क्या होगा, ये होगा म्यू इज इक्वल टू में, देखिए साइन आर, आर की वैल्यू 90 मतलब साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय में साइन आई, आई की वैल्यू आई सी, साइन आई सी। अब साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 अपॉन में साइन आई सी, ये हो जाएगा। ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। मेन वो डायग्राम है वो मैं आपको दिखाई रहा हूं, उसका व्यू दिखाई दिया, ठीक है। तो ये होगा, तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाय में साइन आई सी, ये आ गया रिलेशन। और ये रिलेशन किस किस के बीच है, क्रिटिकल एंगल और किसके बीच है, ये रिलेशन क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले भी बता चुका हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों ये, ठीक है। और ये कौन है, क्रिटिकल एंगल, जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन आ गया। जैसे ही आप यहां पे पहुंचते हो तो आपको एक अच्छी सी बात देखने को मिलती है कि यहां से एक डेफिनेशन और निकाल सकते हैं, किसकी, यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डेफिनेशन और पता, दो पहले ही कर चुके हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम रेशियो को, या रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ, उसको भी म्यू निकाल चुके हैं। अब यहां पे म्यू की अगर हमें वैल्यू बात करनी है, अगर हमें म्यू को निकालना है तो 1 बाय साइन आई सी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल, उल्टा है ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। इसी से नकल मार के लिखनी, क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल, का मतलब उल्टा, ऑफ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। देखिए क्रिटिकल एंगल का साइन है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो थर्ड डेफिनेशन ये उतार लिया होगा आपने, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। तो थर्ड डेफिनेशन मैंने बता दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो क्या होगा, इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लिख रहे हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल उसका रेसिप्रोकल होता है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो एक डेफिनेशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इनवर्सली रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ये बात होगी। इसका मतलब क्या होता है, अगर इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं आईसी की वैल्यू ज्यादा होगी, साइन आईसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो म्यू क्या हो जाएगा, कम। अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है। तो ऑप्टिक्स के सेकंड पार्ट में सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस किया है वो टॉपिक हमारे पास क्रिटिकल एंगल, और इसके साथ साथ खास बात है इसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी आ रही है। क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है आपसे, डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्या करता है कि कई बार ऐसा होता है कि स्टेट बोर्ड हो गया या फिर सीबीएसई बोर्ड हो गया, वहां पे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वो ऐसा पूछता है तो आपसे अच्छी बात है, आप कोई भी डेफिनेशन लिख दो, मैंने 6-7 डेफिनेशन 3 बता चुका हूं, 3-4 और बताऊंगा, लिख दो। अगर वो पूछे कि डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, तो भाई हम बताना पड़ेगा रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा सेकंड टॉपिक जो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है वो है नॉर्मल शिफ्ट, वो टॉपिक हो जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। बच्चों देखिए नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, नॉर्मल शिफ्ट के बारे में, ठीक है। देखिए नॉर्मल शिफ्ट ये टॉपिक आप पहले पढ़ भी चुके हैं, बस इसका एक छोटा सा डेरिवेशन निकालना है। इससे पहले आप ये बातें पढ़ चुके हैं और मैं आपको कराऊंगा, देखिए याद आती चलेगी। नॉर्मल शिफ्ट के बारे में देखिए, ये मैंने लिया, नीचे एक मीडियम होगा जिसको हम वाटर, हर बार वाटर लेके बोर होगे तो आप इसको ऑयल ले लीजिए, आप इसको ग्रीस ले लीजिए, आप कुछ भी आपका मन करे वही ले लीजिए। मैं क्या करता हूं, वाटर ले लेता हूं,
और ऊपर मैंने क्या ले लिया, एयर। इस मीडियम को अब हम 2 मानते हैं, इस मीडियम को हमने 1 माना। ये मीडियम कैसा होगा, डेंसर, और ये मीडियम कैसा होगा, रेयर। जो बच्चा नया देख रहा मैं उसको बता दूं, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डेंसर मीडियम, जिसकी डेंसिटी कम वो रेयर मीडियम। अब एयर और वाटर में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसकी वाटर की, इसलिए ज्यादा डेंसर हो जाएगा और वो रेयर का काम करेगा। आप जनरली भी पता कर सकते हो, अगर आप वेट देखो, आप उसकी जो लिक्विडनेस देखो, इसमें ज्यादा होती है वो बिल्कुल, एयर पतली होती है, इसलिए उसकी डेंसिटी कम। अब मैंने क्या बताया था, एक इसके बाद का हमारा काम नॉर्मल बनाना, हमेशा एक ही काम होता है नॉर्मल। हमने बना दिया नॉर्मल, ये बना दिया नॉर्मल, ठीक है। अब इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की, ये इंसिडेंट कर दी, मान लिया जाए ये यहां से इंसिडेंट कर दी एक रे ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सबको पता है कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाए उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये डेफिनेशन बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप गलत करके आते हैं। कई बार एग्जामिनर या वाइवा लेने वाला या बार कंपिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो ये एंगल लिख लेते हैं आई, जो कि गलत है बच्चों। ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाए उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं कहूं ये नॉर्मल का काम कर रहा है और ये सरफेस, यानी कि मैं इसको ऐसा करूं, इस तरफ वाटर डाल दूं, इस तरफ एयर डाल दूं और फिर करूं, तब ये आई होता, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं, फिर ये नॉर्मल का काम करता। अब नॉर्मल का काम कौन कर रहा है, ये, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये सीधी रे तो जाएगी नहीं, हम जा कहां से रहे, डेंसर से रेयर में, तो सीधी ना जा करके किस तरह मुड़ेगी बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए गाइस, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगी, बेंड करके। तो हमने क्या कर दिया, इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करा दिया। ये जो एंगल हो जाएगा, इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाटर है, डेंसर मीडियम का काम करेगा, नीचे लिख देता हूं, और ये फर्स्ट मीडियम, ठीक है। अब आपको पता है कि ये रही आपकी काली काली आंखें, के ए, काली काली आंखें ऐसी होती हैं तुम्हारी आंखें ऐसे। तो कल भी बताया था, आप ऐसे आयरन मैन तो हो नहीं, या आप कोई रोबोट तो नहीं, आप ऐसे जाके ऐसे देख लो, आप तो सीधा देख सकते हो। सीधा देखोगे तो देखिए ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, मतलब यहां पे दिखेगा। कहा ना मैंने, सुपरमैन थोड़ी ना हो तुम क्या हो, सिंपल मैन हो, आम पीपल, मैंगो पीपल हो तुम। तो आप ऐसे 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 जाके देख नहीं सकते, आप कहां से, सीधा देख सकते हैं। तो इसने भी सीधा देखा, वो काली काली आंखों वाला आदमी खड़ा, इसने भी सीधा देखा। ये क्या हो जाएगा हमारा ओ पोजिशन, ये हमारा आई। देखिए एफ माना था हमने, इसको एफ डैश माना था। अगर मैं आप फिश की बात करूं, ये फिश की ओरिजिनल पोजीशन ये है, बट उस आदमी को कहां दिखाई देगी, यहां पे दिखाई देगी। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। मतलब ये इसकी कौन सी पोजीशन है, रियल, और ये कौन सी पोजीशन है, अपरेंट। मतलब ये इतनी डिस्टेंस से, देखिए रियल पोजीशन ये रही, अपरेंट पोजीशन ये रही, इन दोनों के बीच डिस्टेंस ये रही। इसी डिस्टेंस को नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रियल पोजीशन एंड अपरेंट पोजीशन इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। तो ये बात तो आप पहले ही पता कर चुके हैं, आपको पता है नॉर्मल शिफ्ट के बारे में, बता चुका हूं ना मैं पहले। लास्ट जो पहला लेक्चर था उसमें डिस्कस किया रहा, क्या बताया, ये पोजीशन कैसी है इसकी, ये पोजीशन अपरेंट, ये पोजीशन कौन सी, रियल। इन दोनों के बीच की इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। तो अब नॉर्मल शिफ्ट क्या हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रियल एंड अपरेंट पोजीशन। इसको मैं ए मान लेता हूं और इसको मैं बी मान लेता हूं। तो क्या कहेंगे, नॉर्मल शिफ्ट, इसको एन एस लिख देता हूं। नॉर्मल शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between real and apparent position of ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका फिश भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका पेंसिल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका एक कॉइन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ली इन दोनों के बीच की, उसी को नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। लेट इज डिनोटेड बाय डी, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट को मैं मानता हूं कि किससे डिनोट कर रहा हूं, डी से डिनोट कर रहा हूं। इसका सिंबल क्या हो गया, डी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू। अगर मुझे नॉर्मल शिफ्ट कितनी है ये फाइंड आउट करनी है, तो अगर मैं इस पूरे में से ये घटा दूं तो ये नहीं आ जाएगी। क्या बताया मैंने, अगर मैं इस पूरे में से ये घटा दूं तो ये बच जाएगी हमारे पास, यही तो बात बताई। अगर मैं पूरे इस ए ओ में से क्या घटा दूं, ए आई घटा दूं, तो कौन बचेगा, ये बचेगा, जो कि डी है।
जो कि हमारी क्या है, नॉर्मल शिफ्ट है। तो ये आपने डेफिनेशन लिख ली होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, देखिए गाइस, देखिए हम वही बात स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ ये बताया था फिजिक्स का रामबाण, फिजिक्स का जो है एक कहते हैं ना हीरो, स्नेल्स लॉ। रे ऑप्टिक्स में जहां मिले स्नेल्स लॉ, जहां मिले स्नेल्स लॉ, लगाते रहेंगे। वही बात किस मीडियम में जा रहे हैं, सेकंड में। किससे गए, फर्स्ट में। सेकंड में जा रहे हैं, फर्स्ट से लिख दिया। अब लिखेंगे म्यू ऑफ 2 बाय में म्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू में क्या लिख के छोड़ दें, साइन बाय साइन लिख के छोड़ दिया। एंगल का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 के अंदर एंगल नीचे, अब 2 के अंदर एंगल तो आर है, उसको नीचे, 1 के अंदर एंगल ऊपर, 1 के अंदर एंगल तो आई है, ऊपर रख दिए। इतनी बात लगा दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये मैं इसको यहां से ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या लगाना, इसके बाद बताना है कि μ2 और μ1 की वैल्यू होगी कितनी, ये बात बताएंगे हम। अब आप देखिए μ2 तो एयर है, आपको यहीं देखने को मिलेगा एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है। अब μ1 की बात करेंगे, वो तो वाटर है, उसका हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको क्या रख लेते हैं, म्यू रख लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, रख लिया, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। 1 बाय में म्यू इज इक्वल टू में साइन आई बाय में साइन आर, तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाय में साइन आर। इस इक्वेशन को मैं क्या मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। कुछ नहीं किया, जस्ट स्नेल्स लॉ अप्लाई करके μ2 और μ1 की वैल्यू पुट की है। इसके बाद की जो बात है, मैं क्या कहता हूं आपको, ये बात समझिए। देखिए ये एंगल आर है, ये एंगल आई है, तो ये एंगल ये भी कितना होगा, आर होगा, ठीक है बच्चों। मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको पता होगा, ये आर है तो ये आर, ये आई है तो ये कितना होगा, आई होगा, ठीक है। इतनी बात आई। अब मैं इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करो। अगर आप इसको एक नाम ना देना चाहते तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो। आप क्या करो, साइन आई की वैल्यू निकाल लो, साइन आई तो ये रहा, और कौन सी, पूरी ट्रायंगल, देखिए पूरी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ए बी ओ, इस पूरी ट्रायंगल में साइन आई की वैल्यू, फिर से बता रहा हूं, ट्रायंगल सेलेक्ट करना सबसे बड़ी बात है। पूरी ट्रायंगल कौन सी, ए पॉइंट बी पॉइंट ओ, इस पूरी ट्रायंगल में साइन आई की वैल्यू। इसके लिए, इस आई के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी। आप सर सोच रहे होंगे कि सर परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हो, क्योंकि साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये ले लिया। हाइपोटेन्यूज कौन होगा इसका, ये ओबी होगा, तो नीचे ले लिया हमने ओबी। इसके बाद हम कौन निकाला, साइन आर निकाला। साइन आर ये रहा, ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ए बी आई, कौन सी, ए बी आई, ये और ये, इसमें साइन आर। इस आर के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, ए बी परपेंडिकुलर हुआ। इसके लिए हाइपोटेन्यूज कौन हुआ, आई बी, इसके लिए हाइपोटेन्यूज हुआ। इतनी बात आई समझ में। अब क्या होता है, इन दोनों की वैल्यू में इसमें पुट कर दो, तो देखिए 1 बाय में म्यू रहा, साइन आई की वैल्यू ये रही, ए बी अपॉन में ओ बी। अब इसके बाद साइन आर की वैल्यू ए बी, और ऊपर जाएगा आई बी। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, आई बी अपॉन में ओ बी। मतलब क्या क्या बचा, आई बी अपॉन में ओ बी, ये बचा 1 बाय म्यू। अब मैं क्या कहता हूं, मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो बी पॉइंट है ये क्लोज है ए के, ये जो बी पॉइंट है बिल्कुल क्लोज है। एक खास बात बता दूं बच्चों, ये जो डायग्राम मैंने इसको 1000 नहीं लाखों टाइम बड़ा करके दिखाया आपको। ये जो पूरा डायग्राम में नॉर्मल शिफ्ट के लिए बना रखा है, ये ऐसा इतना ब्रॉड नहीं होती है डिस्टेंस, ये बिल्कुल पास में होता है। मैंने लाखों टाइम इसको बड़ा करके आपको दिखा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। एक्चुअल में ये जो बी पॉइंट होता है ये एक क्लोज ही होता है। अगर ऐसा होता है कि बी इज क्लोज टू ए, मैं ऊपर वाले को साफ कर देता हूं, आपने उतार लिया होगा। देखिए अगर बी क्लोज टू ए होगा, हमने क्या बात बताई, इफ बी क्लोज टू ए, बी क्लोज टू ए। अगर बी किसके क्लोज है, ए के क्लोज है। ये बी पॉइंट ए के क्लोज है, मतलब बी को मैं कितना पुट कर दूं, ए को, मतलब बी को मैं ऑलमोस्ट ए पुट कर सकता हूं। तो देखिए 1 बाय में म्यू इज इक्वल टू में आई बी को मैं क्या पुट करूंगा, ए आई पुट करूंगा, क्योंकि बी की जगह ए, यहां पे क्या हो जाएगा, ए ओ। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई ए ओ ए, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगी, ठीक है। अब हमें नॉर्मल शिफ्ट निकालनी है। अब ये भी बताया था कि जो नॉर्मल शिफ्ट किसके बराबर है बच्चों, देखिए ये रही नॉर्मल शिफ्ट। अगर मैं इस पूरी में से ये घटा दूं, मतलब आप देखते रहना, बताना मैंने सही लिखा है नहीं कहा, एओ में से हमने ए आई को माइनस कर दिया, ये कर दिया, यानी कि इस पूरी डिस्टेंस में से ये माइनस कर दिया, तो ये बच गया, जिसको नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं।
बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं, कोई काम नहीं रहा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और करते रहिए। ठीक है, तो AO माइनस AI। अब आपको देखिए, अगर मैं यहां से कुछ ऐसा करूं कमाल कि नॉर्मल शिफ्ट हमारे आसपास आ जाए, तो देखिए कैसा, मैं इसको लिख देता हूं NS और यहां पे D डिस्टेंस। तो मैं कुछ ऐसा कमाल करता हूं, देखिए अगर मैं यहां से AO कॉमन ले लूं, इसको कहते हैं धक्के से कॉमन लेना। धक्के से कैसे, यहां पे तो AO है पर यहां पे नहीं है, फिर भी हम कॉमन ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं धक्के से। तो मैंने धक्के से कॉमन ले लिया, यहां पे बचा होगा 1, माइनस में AI और बाय में क्या हो जाएगा AO। जब धक्के से कॉमन लेते हैं तो ये नीचे चला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, धक्के से कॉमन लेना। क्यों लिए धक्के से, क्योंकि यहां तो AO है पर यहां नहीं है, इसलिए AO कॉमन ले लिया, 1 बचा AI बाय AO। अब आपको पता है AI बाय AO की वैल्यू कितनी है, 1 बाय म्यू। पुट कर दो, पुट AI बाय AO फ्रॉम 1, किससे, 1 से पुट करो, एक इक्वेशन से 1 से, तो कितना होगा नॉर्मल शिफ्ट, जिसको हम किससे डिनोट कर चुके हैं, D से। कितना हो जाएगा AO इंटू 1 माइनस 1 बाय में म्यू हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पूरी AO, मान लिया जाए कि हम रियल जो पोजीशन है, रियल पोजीशन जो फिश की या उस लकड़ी की या फिर उस पेंसिल की T है, मतलब अगर इस AO की वैल्यू T है, गिवन मिलेगा, वो आपको दिया मिलेगा, उसकी चिंता मत करना, मैं इसको साफ कर रहा हूं, वो आपको गिवन कंडीशन में गिवन मिलता है सब कुछ, वो चिंता मत करो। तो D इस AO की वैल्यू पुट कर दी, T इंटू 1 माइनस 1 बाय में म्यू। तो हमने क्या कमाल किया, हमने ये कमाल किया कि AI बाई AO की वैल्यू 1 बाय म्यू पुट की, AO को T पुट किया, हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट आ गई, जो किसके बराबर होती है, T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू इज इक्वल टू में D। तो दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट, इतना शिफ्ट होगा, ये पहले भी बता चुका हूं, बट अब हमने निकाल लिया कि कितना शिफ्ट होगा, इतने अमाउंट से शिफ्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई किसी वाटर की जो बकेट होती उसमें रख दिया गया तो वो कितना ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा, इतना ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि भाई कुछ बातें इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब जो D है नॉर्मल शिफ्ट, D को नॉर्मल शिफ्ट से लिखते हैं, पहले ही बता दिया नॉर्मल शिफ्ट से। देखिए अगर मैं थिकनेस इंक्रीज कर दूं, मैं सपोज करो मैं थिकनेस, ये थिकनेस AO, इस AO की वैल्यू इंक्रीज, मतलब क्या हुआ, डेप्थ मतलब क्या हुआ, एक तो मैं बकेट लूं इतनी और एक मैं बकेट लूं इतनी, मतलब बकेट बड़ी कर ली, एक तो बकेट ये रही जिसका साइज T है, और एक बकेट ये ले ली, इसकी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, इसकी ले ली 20 सेंटीमीटर। तो क्या इसमें नॉर्मल शिफ्ट होगी ज्यादा है, इसमें होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इफ वी इंक्रीज द साइज ऑफ द बकेट या फिर थिकनेस T, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन नॉर्मल शिफ्ट। अब आपको पता है कि D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के है, अगर T इंक्रीज होगा तो D भी इंक्रीज होगा, मतलब नॉर्मल शिफ्ट इंक्रीज with increase of T। जैसे जैसे T इंक्रीज हुआ वैसे वैसे D भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब एक बकेट ली जिसकी जो डेप्थ है वो है 10 सेंटीमीटर, दूसरी बकेट ली जिसकी डेप्थ है 20 सेंटीमीटर। अगर आपको उसका कंपेयर करना नॉर्मल शिफ्ट, तो 20 सेंटीमीटर वाले में ज्यादा नॉर्मल शिफ्ट होगा, 10 सेंटीमीटर वाले में कम नॉर्मल शिफ्ट होगा। ठीक है बच्चों, ये पहली बात थी, इसके बारे में जो डिस्कशन करना, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, अब देखिए दूसरी डिपेंडेंसी है म्यू पे। अब बच्चे यहां पे सोच रहे होंगे कि सर D तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू जा रहा है, ये आपकी गलत फहमी बच्चों। अगर ये डायरेक्टली ऐसे होता D इज इक्वल टू में T बाय में म्यू, तो मैं आपकी बात से सहमत होता कि इनवर्सली है। यहां पे इनवर्सली नहीं है, ये डायरेक्टली है। कैसे डायरेक्टली है, मैं क्या कहता हूं, एक मीडियम है म्यू जिसका 1 है, म्यू है 1, एक ले लिया जिसका म्यू है 2, उसने बोल दिया कि दो सॉल्यूशन ले लिए, ये फर्स्ट सॉल्यूशन ले लिया, ये सेकंड सॉल्यूशन ले लिया। फर्स्ट सॉल्यूशन में म्यू की वैल्यू 1, सेकंड में म्यू की वैल्यू 2 है। कंपेयर करो, कंपेयर नॉर्मल शिफ्ट ऑफ 2, इन दोनों की क्या करनी है, नॉर्मल शिफ्ट को कंपेयर करना। क्या बताया उसने बोल दिया कि पहला मीडियम जिसका म्यू 1 है, दूसरा मीडियम जिसका म्यू 2 है, कंपेयर द नॉर्मल शिफ्ट ऑफ 2, दोनों की नॉर्मल शिफ्ट को। तो करते हैं, चलिए। सबसे पहले की नॉर्मल शिफ्ट तो D1 होगी क्योंकि पहला मीडियम है, दोनों की थिकनेस सेम दे दी T, क्योंकि हमें म्यू का इफेक्ट देखना, T का हम देख चुके पहले, इंटू 1 माइनस 1 बाय 1, 1 माइनस 1 बाय 1, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, मतलब कितनी नॉर्मल शिफ्ट आई, 0। नॉर्मल शिफ्ट कितनी आ गई, 0 आ गई। मतलब अगर एक ऐसा मीडियम जिसका म्यू 1 है, वहां पे नॉर्मल शिफ्ट कितनी होगी, 1। एक नई बात आई, अगर आपसे कोई ये पूछ ले
कि एट व्हाट कंडीशन नॉर्मल शिफ्ट बिकम 1 या 0, यानी कि कोई शिफ्ट नहीं होगी, उसी पोजीशन के ऊपर होगी 0। तो आप कहेंगे सर जब किसी मीडियम का म्यू 1 के बराबर हो जाए तो उसकी जो नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है कितनी, 0। अगर टी को 0, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टी को 0 कर सको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर टी को 0 पुट कर दिया तो नॉर्मल शिफ्ट की बात ही नहीं रही। आप एक्सपेरिमेंट ही और कोई कर रहे हैं, आपको कुछ बकेट में पानी तो लेना पड़ेगा, सिक्का तो डालना पड़ेगा, बट आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि जो मटेरियल, जो मीडियम उसके अंदर ले रहे हो उसका म्यू 1 पुट कर सको। ये आपको हक है। ये हक नहीं आपको टी को 0 पुट कर दो, क्योंकि टी को 0 का मतलब कोई अपने एक्सपेरिमेंट का अपरेटस ही नहीं सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो देखिए 0 आ गई। दूसरा, अगर म्यू को 2 पुट कर दूं तो देखिए म्यू को 2 पुट किया तो d2, यहां पे t थिकनेस 1 - 1/2, इस म्यू की वैल्यू 2 पुट कर दे। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, t/2। यहां पे तो 0 था, यहां पे t/2 है, मतलब यहां पे है कुछ, वहां पे कुछ नहीं है, यहां पे है, मतलब इसकी नॉर्मल शिफ्ट बढ़ गई, मतलब म्यू बढ़ाया नॉर्मल शिफ्ट बढ़ेगी। तो मैंने क्या बताया, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ाते हैं, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ाते हैं वैसे वैसे नॉर्मल शिफ्ट बढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे म्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे नॉर्मल शिफ्ट भी बढ़ेगी। दूसरी बात, ये दोनों बात याद रखना, नॉर्मल शिफ्ट थिकनेस के साथ भी बढ़ती है, नॉर्मल शिफ्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ भी बढ़ती है। जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा नॉर्मल शिफ्ट। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक नॉर्मल शिफ्ट के बारे में। ठीक है, मजे आ रहे होंगे, फिजिक्स बड़ी आसान लग रही होगी। बस एक काम और कर दो मेरा इसके साथ साथ, वो काम छोटा सा, बड़ा काम नहीं आपके लिए, दाएं हाथ का खेल, आपका कोई उसमें मतलब जो कुछ नहीं लगने वाला। और वो काम क्या बच्चों, वो ये काम कर दो कि जो पढ़ाया वो पढ़ने के बाद उसको आप कॉपी पेन पे एक बार रिवाइज जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सारा मैथमेटिक्स टाइप है। आपको एक बार आप रिवीजन कर लोगे ना तो मजा आ जाएगा फिजिक्स में। मतलब आप ये कहोगे कि सर क्या फिजिक्स है, फिजिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं। ठीक है, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, वो काम भी जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोको, उसको शेयर करो और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बताइए कि यहाँ पे इतनी इजी फिजिक्स है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसका तीसरा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद विश्राम करेंगे हम, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हम नहीं करेंगे। नॉर्मल शिफ्ट के बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, वही बात है। पहले डायग्राम बना के समझेंगे कि क्या बात होती है। हम ऐसे रट्टा तो मारेंगे नहीं, रट्टा मार सकते हैं फिर वो ज्यादा टाइम तक काम नहीं रहेगा, इसलिए हम क्या कहते हैं, पहले डायग्राम बनाते समझते क्या बात बोल रहे। देखिए हमने क्या किया, एक ये प्लेट ले ली, कोई भी ग्लास प्लेट देखी होगी आपने 10वीं क्लास में, चलो +2 में गए नहीं हो, 10वीं क्लास में जब आप लैब में जाते हो तो एक ऐसी ग्लास की प्लेट देखी होगी, ऐसे बिल्कुल होती है, रेक्टेंगुलर टाइप एक ग्लास की प्लेट होती है, देखी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मीडियम तो फर्स्ट हो चुका ना, एयर है, क्योंकि इस ग्लास प्लेट के चारों ओर तो एयर है, ये पहला मीडियम है। ये दूसरा है ग्लास, मतलब दूसरा मीडियम, 2 मीडियम, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लास। अब एक बात और बताऊं, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर अब एयर डेंसर होगा या ग्लास। अरे अब कौन सी बात है कि ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है, एयर की कम होती है, इसलिए ये हमेशा किसका काम करेगा, रेयर का, और ये किसका काम करेगा, डेंसर का काम करेगा। बस कोई बात ही नहीं है। अब हमें दूसरा काम क्या होता है इसका, देखिए इसका हमने क्या बना दिया, इसका हमने नॉर्मल बना दिया। हम बाद में नॉर्मल ही बनाते हैं, पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, पहले हम डिसाइड करते हैं कि एक एयर लिया, वाटर लिया, एयर लिया, ग्लास लिया, कर लिया। दूसरा काम हम ये डिसाइड करते हैं ये रेयर मीडियम है, डेंसर, कर लिया। तीसरा काम नॉर्मल बनाना। पहले हम इस इंटरफेस की बात कर रहे हैं, बाद में हम इसकी बात करेंगे। अब इस ग्लास प्लेट के साथ जो ग्लास की प्लेट ली, इसके पास 2 इंटरफेस हैं, पहला एक ये होगा, दूसरा ये होगा, दिख रहा सबको, तो पहले उसकी बात करेंगे फिर इसकी। अब यहां पे क्या हुई, एक रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक करवा, देखिए अब ऐसे डायग्राम बना रहे हैं, जो ओरिजिनल डायग्राम पहले यूज किया था वही डायग्राम बना रहे हैं हम। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी डायग्राम के लिए। अब ये जो एंगल होगा, इस एंगल को इंसिडेंस कहेंगे। बच्चे कहेंगे क्यों सर, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बना है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या बताया, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए कौन, इंसिडेंट रे, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब क्या होगा आपको पता है, ये रे ऑफ लाइट सीधी तो जाएगी नहीं, ये सीधी तो जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, ये फर्स्ट I1 मान ले, क्योंकि पहला इंसिडेंस, क्योंकि 2 फेस है इसलिए, क्योंकि ये एयर है, रेयर है। एयर क्या है, रेयर, एयर रेयर है, किसमें जा रहे हैं, डेंसर में। जब रेयर से डेंसर जाते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, जब डेंसर से रेयर जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उल्टा क्या बताया, रेयर से डेंसर आए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात पहले बता चुके, मतलब सीधी न जा करके इस तरफ ये बेंड कर जाएगी। इस एंगल को
क्या कहते हैं, R1 कहते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन रे के बाद ये रे आई है। अब ये जो फेस है, ये फेस हमने लिया, तो इस सरफेस का भी एक नॉर्मल होगा, क्योंकि इस सरफेस का ये नॉर्मल था, तो इसका क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल होगा। दोनों सरफेस के होंगे ना नॉर्मल, अलग अलग, ठीक है, ये होगा। अब क्या करेंगे, ये मीडियम कौन है, डेंसर, बाहर फिर से कौन है, एयर। देखिए यहां पे भी एयर है, तो यहां पे भी एयर है, ये फिर से फर्स्ट मीडियम आ गया, ये फिर से किसका काम करेगा, रेयर का काम करेगा। अब जो रे ऑफ लाइट है यहां और यहां से बाहर आना, देखिए पहले बाहर से अंदर इंटर की, अंदर से बाहर आ रही है, अंदर से आ रही है मतलब डेंसर से रेयर। अब उल्टा हो गया, देखिए अब डेंसर से रेयर में आ रही है, पहले क्या थी, बाहर से अंदर, रेयर टू डेंसर। अब क्या कर रही है, इस मीडियम से यहां पे, मतलब डेंसर से रेयर में। तो रे ऑफ लाइट सीधी न जाकर के अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड करेगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड। आपको बताया है जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि सेकंड होगा। ये पहला रिफ्रैक्शन, ये दूसरा। इस एंगल को क्या कहेंगे, I2, क्योंकि ये सेकंड क्या है, इंसिडेंट एंगल। अब आपको एक बात देखने को मिल सकती है, देखिए बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 जो कि रेयर मीडियम में, एयर में पहला मीडियम, ये दूसरा, पहला मीडियम एयर है, दोनों बातें सेम है, मतलब ये एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट किसके बराबर है, I1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी एयर में है, ये भी एयर में है, तो I1 और R2 दोनों एग्जैक्टली इक्वल है बच्चों, ये बात याद रखो। अब देखिए गाइस, अब मैं क्या करता हूं, ये रे अगर ये कंपाउंड प्लेट ना होती, मैं मानता हूं कि ये कंपाउंड प्लेट ना होती, तो जो इनिशियल ये रे स्टार्टिंग में यही किया था, यहां से इनिशिएट किया था और टर्मिनेट का हो रहा है यहां पे, तो ये रे यहां से शुरू है, इसको इनिशियल, और वो रे कौन सी होगी, फाइनल। अगर मैं मानता हूं ये ग्लास प्लेट हटा दूं, ना होता, तो ये कैसे जाती, ये ऐसे जाती, देखिए ऐसे ऐसे, और ये तो नीचे गई हुई है, ऐसे ऐसे जाती है, बिल्कुल दोनों पैरेलल हो जाती है आगे जाके, ठीक है, पैरेलल हो जाती, तो इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस, देखिए इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, एन पॉइंट कह दिया, एन पॉइंट, ये पॉइंट। देखिए मैंने क्या कहा, अगर ये ग्लास की प्लेट हटा दूं, देखिए रेयर से डेंसर में गई, ये सीधी तो जाए नहीं, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, मैं मानता हूं कि ये ग्लास प्लेट हटा दी नहीं है, तो ये सीधी जाती, ऐसे जाती, बट ग्लास प्लेट होने के कारण यहां पे गई, फिर यहां पे गई, तो ये कौन है, फाइनल रे, और ये पूरी कौन है, इनिशियल रे। ये पूरी कौन हुई, इनिशियल रे, और ये जो यहां से आके यहां पे गई, ये कौन है, फाइनल रे। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रे, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया, ये रे जो सीधी जा रही है, ये है इनिशियल रे, ये यहां से बैंड करके यहां पे गई, इसको कहते हैं फाइनल रे, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कहेंगे, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर को ऐसे भी लिख सकते हो आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रे, इनिशियल एंड फाइनल रे, इनिशियल और फाइनल रे के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनिशियल फाइनल दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको कुछ नाम दे लेता हूं, आपकी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं इसको डॉटेड से आगे बढ़ा दूं, ये बढ़ा दिया, इसको मैंने दे दिया एल नाम, इसको दे दिया एल डैश, इसको दे दिया एम नाम, अलग अलग को दे दिया। देखिए इसको एल कह दिया, इसको एल डैश कह दिया, इसको एम कह दिया, ये पॉइंट एन हो जाएगा। और ये कंपाउंड प्लेट ये है ए बी सी और डी, ये पूरी प्लेट है ए बी सी डी, एल एल डैश एम और एन, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो देखिए गाइस कैसे करेंगे, हमने क्या कहा था, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रे, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कर चुके होगे आप ये बात, वही बात है। देखिए फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जा रहे हैं, फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जा रहे हैं, तो हमारा काम वही म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सेकंड लिख देंगे म्यू 2 बाय में म्यू 1, इसको यहाँ पता आपको, फिर साइन बाय साइन लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। ये काम भी कर दिया, आई बात इतनी समझ में। अब जो देखिए मैं यहाँ पे एक खास बात और बताना चाहता हूं, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान देना। देखिए मैंने क्या कहा, अगर रेयर से डेंसर में गए तो सीधी तो जाएगी नहीं, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करके, आप कहोगे हाँ सर बैंड करगी। अगर ये ग्लास प्लेट ना होती तो सीधी जाती, ये कहां जाती, सीधी, बट अब कहां से गई है, यहां से गई है, मतलब अपने पाथ से कितनी बैंड हुई, इतनी बैंड होगी,
ये इतनी क्या होगी, बैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। डेल क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बताया, अगर ये ग्लास प्लेट ना होती तो ये सीधी जाती ऐसे, बट ग्लास प्लेट के कारण ये कहां से गई, यहां से होके, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ ये हो गया, और जो जिससे जा रही है वो पाथ अपने ओरिजिनल पाथ से कितनी डेविएट होगी, डेल अमाउंट से डेविएट होगी। कितने से डेविएट होगी बच्चों, डेल अमाउंट से अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होगी, डेविएट होगी। ठीक है, तो देखिए अब म्यू ऑफ 2 बाई म्यू 1, साइन बाई साइन, 2 के अंदर एंगल नीचे, अब 2 मीडियम के अंदर एंगल तो ये है R1, इसको नीचे, फर्स्ट के अंदर एंगल ऊपर, फर्स्ट के अंदर एंगल तो I1 है, उसको क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, ये होगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, ये होगा, इसको कुछ एक नाम देके आप छोड़ दीजिए, बताना था कि भाई ऐसे ऐसे करना, आपको वो बताना था। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना, देखिए हम क्या देखते हैं, अलग अलग ट्रायंगल देखते हैं। सबसे पहले हम इस डेल की वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्या बताया था मैंने, यही बताया कि अगर ये ग्लास प्लेट ना होती तो सीधी जाती, अब ग्लास प्लेट के कारण ये यहां से गई, तो इतना अपने पाथ से क्या कर गई, ये बेंड कर गई, जिसको डेल कहते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल लूं मैं कौन सी, एल और एम, एल एम एन, यानी कि ये ट्रायंगल ली, एल एम एन, ये ट्रायंगल ले ली। इस ट्रायंगल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है साइन डेल की वैल्यू। कौन सी ट्रायंगल में बताया मैंने, इस ट्रायंगल में, एल एम एन, ये पूरी ट्रायंगल, इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन डेल की। अब आपको पता है कि साइन डेल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन डेल के ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या कहेंगे, एम एन कहेंगे, ये कह दिया। इसका हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये ट्रायंगल ऐसी है और ये इसका हाइपोटेन्यूज, जो कि कौन है, एम एल, एम एल। यहां पे खास बात क्या है, हाइपोटेन्यूज ढूंढना। परपेंडिकुलर ढूंढ लेते हैं, एंगल के सामने वाला होता है, पर यहां पे मेन बात है हाइपोटेन्यूज करंट को ढूंढना। और कौन सी ट्रायंगल ली हमने, सबसे पहले एल एम एन, इसमें इसके सामने वाला परपेंडिकुलर इजीली पता चल गया। बट बच्चे क्या करते हैं, ये लगा देते हैं हाइपोटेन्यूज। गलत है बच्चों, ये ट्रायंगल आप देखने को मिलेगा तो ये है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है एल एम के बराबर। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे एम एन निकालनी है, एम एन निकालना, तो मैं क्या करूंगा, एम एल साइन डेल, मतलब इसको ऊपर लेके गया। अब आपको पता है कि एम एन, ये एम एन, यही तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल और फाइनल रे के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसी को तो हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो यही तो आ गई, तो एम एन ही हमें निकालना, तो एम एन है। अगर मुझे एम एन निकालना तो हमें एम एल की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसमें यहाँ पे ये चाहिए तो ये रख दूं, आ जाएगा। हाँ तो बच्चों एम एन कितना आ गया, एम एल साइन डेल, इस ट्रायंगल में देखा था ये पूरी ट्रायंगल। अब हमें क्या करना, अगर यहां से एम एल की वैल्यू मिल जाए, कैसे भी करके एम एल की वैल्यू निकल जाए तो एम एन निकाल सकते। क्यों, क्योंकि एम एन, दिस इज द एम एन, जो कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, यही तो बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रे, यही। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल और सिलेक्ट करते हैं, तो वो ट्रायंगल कौन सी होगी, एल एल डैश एम, ये रहा एल एल डैश एम। और इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, कोस R1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस R1, वहां पे साइन निकाला था, यहाँ पे कोस निकालेंगे। अब कोस क्या होता है, आधार, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब देखिए इस एंगल के लिए बेस तो कौन हो जाएगा, ये, जिसको हम क्या कहेंगे, एल एल डैश, और इसके बटे में कौन, हाइपोटेन्यूज, ये पूरा, जिसको हम क्या कहेंगे, एम एल कहेंगे। अब हमें तो चाहिए एम एल की वैल्यू, एम एल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एल डैश बाय में कोस R1। अब देखिए 1 बाय में कोस किसके बराबर होता है बच्चों, सिकेंट के बराबर। 1 बाय कोस किसके बराबर, सिकेंट। पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, छोटी क्लास में बात आ जाती है कि 1 बाय कोस सिकेंट के बराबर होती है। इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब देखिए इसमें से ml की वैल्यू उठा के इसमें से पुट कर देता हूं, तो पुट सेकंड इनटू फर्स्ट, सेकंड को किस में पुट कर दो, फर्स्ट में। तो कीजिए, mn हमें निकालना है क्योंकि यही तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। ml की वैल्यू ये आ गई, ये रख देंगे एल एल डैश सिकेंट R1, सिकेंट R1, साथ में कौन है, साइन डेल है बच्चों। ठीक है, अब आपको यहां से देखने को मिलेगा कि एल एल डैश, ये एल एल डैश और ये पूरी AD दोनों एक ही तो बात है, यहां से लेके यहां ये और ये डिस्टेंस एक ही है, इसलिए हमने इस ग्लास स्लैब की थिकनेस को T मान लिया कि जो ग्लास स्लैब कितनी थिकनेस की, T। तो ये AD और ये दोनों बात एक ही है, तो मतलब इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, T। तो mn, जिसको ये साफ कर देता हूं, आपने उतार लिया होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, T सिकेंट R1 साइन डेल, और इस mn को ही क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला आ गया।
मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट टी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी ज्यादा होगी, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इनिशियल और फाइनल रे के बीच। इसके साथ साथ गाइज आपको पता चल जाएगा, मैं एक बात और बता देता हूं जो कई बुक्स में मिलेगी। देखिए ये पूरा एंगल आई है तो ये पूरा एंगल ये भी आई होगा ना आई, यानी कि ये पूरा एंगल आई तो ये भी आई। अब हमें निकालना डेल। अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये R1 घटा दूं तो कौन बचेगा? डेल। क्या बताया? अगर मैं इस पूरे एंगल में से R1 घटा दूं तो कौन बचा? डेल। मतलब इस डेल की वैल्यू कितनी है? इस पूरे एंगल में से R1 को घटा दो, तो घटा दिया। अब ये फार्मूला मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट T सिकेंट R1 और साइन I माइनस R1, ये हो जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट सिकेंट R1 I माइनस R1। इसका मतलब क्या हुआ कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के ऊपर डिपेंड की, जितनी ज्यादा थिकनेस लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। दूसरी सिकेंट R1 मतलब उस R1 एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। इसको आप I1 बोल सकते हो, आप ज्यादा मोर फैमिलियर हो तो I1, क्योंकि हमने ऊपर I1 माना था। तो ये तो था गाइस लेटरल डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। खास बात ये है कि आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी राहत की बात ये है कि इसमें ज्यादा डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या मैंने बताया कैसे पूछे जा सकते कर सकता है कि द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज मोर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आप कह दीजिए कि ज्यादा थिकनेस ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यही बात है जो इसमें पूछा गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये कंप्लीट सीरीज समझ आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करने के साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना, और साथ साथ मेरे चैनल का नाम MS पथेरिया सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छा सा कंटेंट मिले। मुझे रुपए पैसों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा प्रोत्साहित होगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर केमिस्ट्री की वीडियोस भी मिलेंगी, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, उनको भी देखिएगा।